साल 2013 में इसी कार्यक्रम मुकाबला में तब कांग्रेस की और मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैंने रियल एस्टेट के मसले को जो बिल था उसके माध्यम से उठाया। दर्द एक ही है, हमेशा से रहा है। लोग जो निजी बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं उन्हें समय पर घर नहीं मिल पाता है, पहली बात। दूसरी बात, बिल्डरों पर निरंतर यह आरोप लगता है कि वो लोगों से पैसे बनाकर नए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर देते हैं और पुराने को पूरा नहीं करते। तीसरी बात, रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार बन गया जिसमें बड़े काले धन को अब्जॉर्ब किया जा सकता है, यानी कि वो पैसा डाला जा सकता है। समय ऐसा आया कि जमीन की खरीद फरोख्त और रियल एस्टेट बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री के तौर पर नजर आने लगा। इसमें सरकार की भी नीतिगत खामियां रही, क्योंकि सरकार लोगों के जो घरों की मांग है या सोच है उसको पूरा नहीं कर पाई। लेकिन धीरे धीरे करके ये स्थिति बदलती रही। अब एक नया रियल एस्टेट बिल है। उसके हिसाब से क्या बिल्डर अब वाकई अपना प्रोडक्ट यानी कि कंज्यूमर का घर बनाकर उसको समय पर देगा, या कंज्यूमर की तकलीफें अभी भी कम नहीं होंगी? बिल्डरों को उनके काम करने के लिए जो क्लियरेंसेस सरकार के महकमे देते हैं, क्या वो पहले से ज्यादा जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे? ये बड़े गंभीर मसले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं सबका सपना होता है। अब तो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का जमाना है। एक घर सबको चाहिए होता है। पिछले बार जब हमने ये कार्यक्रम किया था तो मेरी कोशिश थी, और उसमें हमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, कि बहुत सारे लोग जिनको घर नहीं मिल पाया बिल्डरों की लापरवाही के कारण या सिस्टम में देरी के कारण, तो उनको सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से राहत मिल पाई। हम अभी भी कोशिश करेंगे इसको समझने और समझाने की। आपको हमेशा यह कहा जाता है कि दो तरह का बाजार होता है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, अगर आप कंज्यूमर के दायरे से देखें। एक वो जो एंड यूजर का होता है, यानी कि जो मकान खरीदकर आखिरकार उसमें रहता है, और एक जो इस सोच से किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है कि उसकी कीमत ज्यादा होगी और फिर वो उससे पैसे का लाभ कमाएगा। मेरे साथ जो आज पैनल यहां पर मौजूद है, अनिल शर्मा जी मौजूद है, बहुत वर्षों से मेरे साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल जैन मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि रमेश जी किसानों के और जमीन के मसले पर लगातार काम करते रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सुमित सक्सेना, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। बायर्स जो लोग खरीदते हैं ये मकान, उनकी अपनी एक एसोसिएशन है, उनका अपना एक दर्द है, उसके बारे में वो बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस बात से कि जो ये नया बिल है जो ये कह रहा है कि आप लॉन्च, प्री लॉन्च बगैर सारी अनुमतियों के नहीं करिए, क्या ये पहले से बेहतर बिल है? अनिल शर्मा। देखिए, जो 2013 में बिल आया था, हाँ, उस बिल में थोड़ा सा बदलाव है, अमेंडमेंट है। हाँ, लेकिन जो इसमें सबसे पहला प्रमुख अमेंडमेंट है जो हम लोग के हिसाब से, वो पहला अमेंडमेंट है कि जो पहले था कि जो प्रोजेक्ट नया शुरू हो रहा है वहां से आपको सारे स्टेचुटरी कंप्लायंसेस और जो रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी उसके प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेंट आपको करना है। एज सच बिल का जो पर्पस है, बिल का जो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा बिल है, इसमें दो मत नहीं है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर जो नया बिल अभी आया है या ये बिल पास हो जाता है तो आगे फिर बार बार तो ये एक्ट बनता नहीं है। इसलिए कम से कम अभी इसको डिटेल सुन करके, समझ करके, कंज्यूमर की बातों को रख के, डेवलपर की बातों को रख के, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनकी तरफ से क्या है उनको रख करके, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इस बिल में दो प्रमुख बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं है
कंप्लीशन जिनका नहीं मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अब वो भी इस एम्बिट में आएंगे। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीटेड हैं, पोजीशन स्टेज में है, लेकिन ऑथोरिटीज के कारण या कई समस्याओं के कारण, कहीं लीगल मसला है, कहीं एनजीटी का मसला है, कहीं ऑथोरिटीज के वाटर सप्लाई का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, उसके कारण उसको नहीं मिल पाया कंप्लीशन। अब वो पिछले 4 साल का जितना भी वो जिस रास्ते से उसने वहां से आकर के अभी प्रोजेक्ट को खड़ा किया है, अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है पिछले 4 साल की चीजों को डील करेगा। या तो प्रोजेक्ट हो सकता है थोड़ा डिलेड भी हो बहुत सारे कारणों से। अब इन सारी चीजों को अगर इस बिल के एम्बिट में लाया जाएगा तो इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, इससे कंस्ट्रक्शन स्लो होगा, कंज्यूमर फ्रेंडली ये आप नहीं। बिल्डर को बेचारा क्यों कह रहे हैं? मैं बेचारा कहां कर रहा हूं? नहीं, आप बिल्डर को बेचारा कंज्यूमर कहने को की बेचारा कोशिश कह रहा नहीं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसने 4 साल में भ्रष्टाचार या गलत तरीकों से इजाजत ली या नहीं ली, या हम सब जानते हैं सिस्टम में भ्रष्टाचार है जहां तक रियल एस्टेट का, तो अब बजाय वो सुधार करने के क्या आप चाह रहे हैं कि उसकी सारे पास्ट के गलतियों को माफ कर दिया जाए और कहा जाए चूंकि इनको घर देना है तो आप चलिए आगे बढ़िए? बिल्कुल नहीं, मेरा ये कहना नहीं, मेरा ये कहना है कि जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं, आज भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिना अप्रूवल के घर बनता है, आज भी लेते हैं और नए प्रोजेक्ट्स में भी लेंगे। कहने का मतलब है कि कंप्लीशन नहीं मिलने की वजह क्या होती है। ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मनोज गौड़ जी भी आ गए हैं। अब हम लोग इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा विलंब हुआ आपकी वजह से कार्यक्रम शुरू करने में, कोई दिक्कत नहीं। अनिल शर्मा जो बात कर रहे थे, अनिल जैन, पहला पॉइंट यही निकल कर आ रहा है, ये 2013 के भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था कि अथॉरिटी को आप कैसे फिक्स करें। देखिए अभिज्ञान जी, जो इन्होंने बात रखी है जी कि एक तो ये स्वागत योग्य बिल है और ये बिल्डर होते हुए स्वागत कर रहे हैं और बायर्स के लिए भी अच्छा बिल है, तो बिल की भावना बेसिकली इस रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने की है और बायर को सहूलियत और कंफर्ट देने की है, बिल्डर को भी परेशानी ना हो। एक बात तो ये दोनों तरफ से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि इस बिल की भावना बिल्डर को डराने की है। नहीं, डराने की होती तो एस्क्रो अकाउंट में 70 से 50% नहीं करते, डराने की नहीं, इस सेक्टर को बढ़ाने की है। दूसरी बात, जहां तक इनका कहना है कि अभी कोई भी बिल कभी भी किसी भी समय लागू करेंगे तो कोई कट ऑफ डेट रखी जाती है, उस समय जो जैसी स्थिति है उसके हिसाब से बढ़ा जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप पुराने मानो 6 लाख से ज्यादा बायर अभी भी भटक रहे हैं, जैसा अभी आपकी बातचीत में आया, तो अगर उनको छोड़ दें, अब नया जो आएगा उसको लें इसकी एम्बिट में, ये ठीक नहीं है। आने तो सारी चाहिए, क्योंकि जो बिल्डर ने वही अनिल जी पॉइंट है। मनोज गौड़ जी जो है वो अब ट्रेडाई के भी अध्यक्ष हैं एनसीआर के, मैं उनके पास आऊंगा। अनिल जी, ये बड़े सरल विषय हैं। 2013 के भी यूपीए के बिल को मैंने क्वेश्चन किया था इसी कार्यक्रम के माध्यम से। सवाल ये है कि बिल्डर हमेशा कहते हैं, इनकी एक कॉन्फ्रेंस में भी मैं गया था अनिल जी की, अब जिसके अध्यक्ष हैं मनोज गौड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम डिले करवाता है, अथॉरिटी डिले करवाती है। अब इसमें टेबल के नीचे का पैसा भी है, स्पष्ट रहे हैं हम लोग, यहां पर कोई जादुई बहस करने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उसका प्रोटेक्शन ये बिल हमें कहां दे रहा है। नहीं, मेरा इसमें कहना क्या है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, अगर उन्होंने सारे कंप्लीशंस किए हैं, हाँ, और जो रजिस्ट्रेशन की पात्रता है, हाँ, वो जो कंप्लीशन किए हैं तो वो जमा कराएं, रजिस्ट्रेशन करा लें। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने में जो ऑनगोइंग बिल है उसमें भी कोई समस्या नहीं, इफ दे आर राइट, इफ दे आर ऑन देयर राइट पाथ, तो उनको कराने में कोई समस्या नहीं, वो कराएं, उसमें क्या दिक्कत है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसकी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इनका दूसरा पॉइंट है, जो ये आगे आने वाले बिल्स प्रोजेक्ट्स पर लागू ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट पॉइंट है कि अथॉरिटी इसके एम्बिट में आए कि नहीं आए, वो मैं उस पर अलग से बात करूंगा। अभी जो बात है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, सब तरह से उन्होंने एनओसीज ली है और उन्होंने सब तरह की पात्रता पूरी की है, तो रजिस्ट्रेशन कराएं और पूरा करें। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये सब लोग सफर कर रहे हैं। आप लोगों को साफ जवाब नहीं दे पाते, आप लोग बिल्डर्स। भविष्य की आप सरकारी सिस्टम को सुधारिए किसी कानून के माध्यम से, ताकि सबको आसानी हो। ठीक है अनिल जी? हाँ, देखिए, जैसा सब अनिल जी ने भी कहा, बिल का स्वागत है। बिल का स्वागत, बिल एक ऐसा बैरियर क्रिएट करेगा कि जो एक अच्छा काम करते हैं और जो बुरा काम करते हैं, एक ऑथराइज
रियल एस्टेट एक अनऑथराइज रियल एस्टेट है जो बिना अप्रूवल के काम करते हैं, बिना किसी एनओसीज के काम करते हैं, और एक जो एनओसी ये बिल उसमें जो है बाइफरकेट करेगा। कंज्यूमर के लिए भी उसको केवल एक अथॉरिटी की वेबसाइट देखनी है कि उसमें वो रजिस्टर्ड है, उसके पास आईडी है, उसके पास लॉगिन पासवर्ड है, तो बहुत सारी चीजें उसमें कम हो जाएंगी। लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है अप्रूवल के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद मैंने बिल्डिंग टाइम पे बना दी, उसके बाद अथॉरिटी में एक ऐसा आदमी बैठा है कि जो मेरी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी मेरे को कंप्लीशन नहीं देता। तो हमारे लोकल बाई लॉज में यूपी अलग से मांगता है नहीं, हाँ वो तो उनके प्रॉब्लम है, लेकिन यूपी बाई लॉज में, यूपी अपार्टमेंट एक्ट में 90 डेज का ऑटोमेटिक जो है क्लियरेंस है कि 90 डेज के अंदर अथॉरिटी क्लियरेंस नहीं देती है तो डीम्ड कंप्लीशन माना जाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट। हम कह रहे हैं कि इसको आप लेके आइए या अथॉरिटी को अकाउंटेबल बनाइए कि अगर सारे एनओसीज हैं डेवलपर के पास तो आपको इतने दिन में एनओसी देना पड़ेगा। बट वो वेस्टेड इंटरेस्ट से मैं कितने ही एग्जांपल दिखा दूं जो बिल्डिंगें तैयार हैं जिनको 6 से 8 महीने तक एनओसी नहीं मिल रहा, तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। समझ गया। हाँ। दूसरा एग्जाम्पल अभी आपके सामने ही है, 65,000 फ्लैट नोएडा में बने तैयार खड़े हैं जिसमें डेवलपर का कोई कसूर नहीं है। उसमें वो एनओसी भी नहीं चाहिए थी जो एनजीटी ने रोक लगाई उसके अंदर कि बर्ड सेंचुरी जो कि एकदम से बीच में आ गई, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम से कम 8 महीने से वो बिल पड़ा है, उसको क्लियर करें, 65,000 लोग अपने घर में जाएं। उसमें डेवलपर का भी कसूर नहीं है, इन बेचारों का भी नहीं है, ईएमआई भी दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और मकान बने खड़े रखे हैं। अब समझे मैं क्यों ये बहस वापस कर रहा हूं 2013 के बाद। बहुत सारे मुद्दे हैं, समझिए ये इतना आसान नहीं है। रमेश जी अब आपसे वापस शुरू करूंगा। अब ऑलरेडी आप सुन रहे हैं तो अब आप इसमें समझ रहे हैं कि इसमें एनजीटी का भी मसला है, इसमें पास्ट के क्लियरेंसेस पर अथॉरिटी की मोहर नहीं लगने का मसला है, और इसमें अंततः जो मेरे लिए मसला है वो है इनके परेशान होने का, इनकी तनख्वाह में से ईएमआई जाने का और फिर भी इनको घर नहीं मिलने का। देखिए मुझे लगता है मैं निश्चित तौर पे एक्ट का तो स्वागत करूंगा क्योंकि एटलीस्ट एक नई रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ ये एक्ट आया है, तो सरकार को इस चीज के लिए बधाई। लेकिन दूसरी बात जो मुझे लगता है कि क्या जिन बड़े शहरों की या जिन शहरों में रियल एस्टेट के माध्यम से शहर के विकास की बात कर रहे हैं वहां रहने वाले 50% जो झुग्गी बस्तियों के रहने वाले लोग हैं, क्या उनके भी अच्छे दिन आएंगे क्या इस एक्ट से? मुझे लगता है कि शायद उसका जवाब इस पूरे एक्ट तो वो अंग्रेजी में एक जुमला है अफोर्डेबल हाउसिंग, वो एक अलग बहस है। जी मैं वो हम हाँ नहीं क्योंकि इनके प्रधानमंत्री उस पर भाषण दे देते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं उसके नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं उसके एक या दो पक्ष को जो है वो रखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री देश के सबके, लेकिन एक मिनट, इसलिए मैंने कहा बहुत सारे विषय है, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मैं मनोज गौड़ की दूसरी बात से जो अग्री कर रहा हूं, और ये पहले भी मसले उठे क्योंकि छोटे छोटे तमाम बिल्डर जो बने जिनकी असलियत में आर्थिक हैसियत नहीं थी बिल्डर बनने की, वो ये छोटे घर बनाने के नाम पर बने, ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। मैं यहाँ पे दो मसले जो है वो उठाना चाहूंगा निश्चित तौर पे कि 1956 में जो है वो झुग्गी बस्ती उन्मूलन कानून भारत सरकार लेके आई थी। 1956, याद रखिए जब शहरीकरण के बारे में हम लोग कोई दूर दूर तक जो धारणाएं नहीं थी, और उसका मकसद था कि झुग्गी बस्ती मुक्त जो है वो शहरों का विकास हो। 2011 में यूपीए की सरकार ने जो है वो एक और कानून लाया जिसमें जो स्लम डवेलर्स के रहने वाले हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात की गई। मॉडल एक्ट था, काफी अच्छा एक्ट था, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश में लागू नहीं हो पाया, केवल उड़ीसा ने इसको लागू किया। अब इसके समानांतर देखते हैं कि वाकई में शहरों में रहने वाले गरीबों को जो जमीन देने की बात थी 1976 में तो कर दी गई शहरी हदबंदी कानून के तहत, 2 लाख एकड़ जमीन भी एक्वायर हुई, लेकिन बटी कितनी? 5% से भी कम। तो वाकई में इन तमाम जो कानून जो आएंगे, यदि उसका मकसद झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 11 करोड़ लोगों के हित की बात यदि नहीं होती, तो मुझे लगता है कि इसमें गंभीर खामी है। और मैं एक छोटा सा इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि जो रियल एस्टेट कंपनीज या जो रियल एस्टेट बिल्डर्स इन शहरों में जो है वो निर्माण का काम कर रहे हैं, क्या वे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा पैसा उन झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए लगा सकते हैं? सीएसआर को आपने प्रश्न उठाया, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बस जानकारी के तौर पर देना चाहूंगा। हाल के महाराष्ट्र चुनाव में मैं वापस अपने पसंदीदा शहर मुंबई में था और कई वर्षों के बाद वापस धारावी गया, और इस कार्यक्रम में 6 घंटे लग जाएंगे अगर आपको मैं बताता रहूं कि धारावी के लिए कितनी स्कीमें आ चुकी हैं उसके रीडेवलपमेंट के लिए। और यकीन मानिए ये कार्यक्रम की आपको प्रति भेज दूंगा, कोई बदलाव नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं आया है। मुंबई बहुत बड़ा, मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो मैं कितनी बार वहां वही अंधेर गलियां हैं, वही छोटे बच्चे आपको उन गलियों में लेके जाते हैं। तो मुंबई में कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री छोटी नहीं है। सुमित जी, क्या आपको लगता है सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या तो बायर के लिए ही है जी। ये सब स्वागत है बिल का, अच्छा, बट
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉ। जैसे यूपी में ऑलरेडी यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, जो उसमें सारी, जैसे बताया कि सारी चीजें, काफी चीजें इसमें कवर करता है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल का होगा तो फिर तो फायदा नहीं है। बायर की सुनवाई इम्प्लीमेंटेशन में आपके हिसाब से क्या समस्या? उत्तर प्रदेश सरकार से कोई आज गया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं। इसमें क्या है कि जब जो बायर को दिक्कत होती है, बेसिकली कंज्यूमर को जो दिक्कत होती है, उसकी सुनवाई के लिए सबसे पहले तो वो बिल्डर को ही जाता है कि भाई ये दिक्कत हो गई और पोजीशन डिले हो गया, ये जी ये चार्ज लग गया। लेकिन आपकी क्रेडाई में काफी शिकायतें दूर होती है, ये मैंने रिडर्सल फोरम हमने बनाया हुआ है। उसमें क्या होता है कि जब वो एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाता है, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पे जाता है, ईमेल करता है जगह जगह, उसकी कहीं बिल्डर के वहां तो सुनवाई होती नहीं है। ठीक है। फिर अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी क्लियर कहती है कि ये जो आपने किस रेट पे खरीदा था, क्या कारपेट एरिया है, कितना इंटरेस्ट है, क्या आपकी ईएमआई है, क्या, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बायर अब कहाँ जाएगा? थर्ड जाता है वो कोर्ट में, बस उसको उसके बीच में वो कहीं जा नहीं पाता, उसकी सुनवाई नहीं होती कहीं भी। तीसरी चीज ये है कि जैसे टाइम बाई टाइम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि 5 साल 2010 में जो है नोएडा एक्सटेंशन की शुरुआत हुई थी, वहाँ बढ़िया अफोर्डेबल हाउसिंग था, लोगों ने बुक कराए थे। आज 2015 में 5 साल हो चुके हैं, किसी को भी वहाँ जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 99% लोग अभी भी घर का इंतजार कर रहे हैं। हर महीने वो रेंट देते हैं, ईएमआई देते हैं, इस उम्मीद में कि आज उनको जो है मिल जाएगा पोजीशन। कुछ बिल्डर जब पोजीशन लेटर भेजते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा उनको ह्यूज अमाउंट 20-25% का एक्स्ट्रा, जो उनको अभी तक पता ही नहीं था क्या है, जिसमें लेबर वेलफेयर, फार्मर कंपनसेशन, वाटर चार्जेस और पावर बैकअप, और किसी का साइज बढ़ गया है, वो सब चीजें आती हैं उनके सामने, तो पता लगता है वो 10 लाख का फ्लैट जो है वो 14 लाख का, 13 लाख का हो गया। अभी एक जल्दी से कमेंट फिर मैं यूंगा यहाँ पर एक ब्रेक। जब क्रेडाई जैसी संस्थाएं बनती हैं तो क्या वो इनका दर्द आप लोगों को पता है? उसके बारे में, क्रेडाई के बारे में कुछ होता है क्रेडाई में बेचकर? ठीक है, क्यों नहीं दूर होती? देखिए, इस 2 साल में जो हमारा एक मिशन है वो यही है कि सबसे पहले हमें अपनी इमेज सुधारनी है। हम अपनी इमेज की वजह से मीडिया के थ्रू, जुडिशरी में और सरकार में बहुत सारी समस्याओं का परेशानी का सामना करते हैं, और इमेज सुधारने का ये हमने 2 साल का ये मिशन बनाया है कि हम अपने बायर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है कि किसी भी डेवलपर जो हमारी संस्था का मेंबर है उसमें जाके वो ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उसको एक रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर चैम्बर में बैठ के हर 15 दिन के अंदर सुनते हैं। ब्रेक लेने से पहले इमेज की इन्होंने बात की, छवि की, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्डर्स की छवि बहुत खराब होती है। इसमें मुझे तो एक रिसर्च में एक कागज ये भी है, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली टॉप्स इंडियाज लिस्ट फॉर प्रॉपर्टी फ्रॉड केसेस। तो ये मुझे रिसर्च में दिया गया था कि दिल्ली में संपत्ति से जुड़े सबसे ज्यादा फ्रॉड के केसेस होते हैं। अब स्वाभाविक है, अगर इस तरह के कागज निकल कर आ रहे हैं तो इमेज तो आप लोगों की अच्छी हो ही नहीं सकती। अगले कुछ हिस्सों में हम कोशिश करेंगे इस बहस को बांध के चलने की। अगले हिस्से में जो अतीत है उसकी समस्या के समाधान का क्या तरीका है, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट इनका है, ये अतीत की समस्या का हिस्सा है। भविष्य का बिल आप सब कह रहे हैं, रमेश जी, और आप सब कह रहे हैं कि बिल अच्छा है। आप नहीं अनिल जी, आप तो अच्छा ही कहेंगे। अतीत का समाधान है। नहीं, अतीत का समाधान इस बिल में है। इसी के लिए उसी ब्रेक के बाद उसी पॉइंट पर मैं आऊंगा कि इनकी फिर स्थिति को बदलने का क्या आज का समाधान है इसी बिल के माध्यम से। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि अतीत की समस्या की तरफ देखना बहुत जरूरी है। अनिल शर्मा जी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रखा और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यही मुद्दा 2013 की भी बिल के डिटेल्स है मेरे पास, तब भी उठा था कि अथॉरिटी से अगर कोई देरी हो रही है तो उसको कैसे फिक्स करें, क्योंकि वो सरकार के दायरे में आता है। इनको आप फिक्स करिए, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अब समस्या यह है कि ये दलील लेकर आए हैं कि इनकी तकलीफ अथॉरिटी में देरी की वजह से। मैं पूछना चाहूंगा सर, हाँ आपके कार्ड है मेरे पास, आप एक वकील भी हैं, जी बताएं जरा। बात यह है कि जब तक बिल्डर्स लोग ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बायर की, दिस इज ड्यू टू बिल्डर्स डिसऑनेस्टी। इट्स ए
clear thing. तो सिस्टम से कोई There is मतलब nothing, there is no system. बिल्डर की डिसऑनेस्टी है और इसमें कोई भी शक नहीं है। आपने अपना पॉइंट रखा और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, आपने भी जगह ली थी, आपका मुकदमा अदालत में चल रहा है। जी सर, हम लोग सेक्टर 107 नोएडा को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां करीब 5000 फ्लैट्स हैं। हाँ। हमारी 5 साल पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी नोएडा एक्सटेंशन में, जहां जमीन का अधिग्रहण रद्द हो गया। कम से कम वहां तो जब जमीन दी गई थी बिल्डर्स को तो लिटिगेशन चालू था। हमारी आप देखें प्रॉब्लम, सेक्टर 107 में 90 to 95% पेमेंट बायर्स कर चुके हैं। रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, आम्रपाली, शरणम, लोटस 300, 95 से 100% पेमेंट हो चुकी है। फिर उसके बाद वो कानून के दायरे में फंसा है और कानून के दायरे में फंसा है। अब उसके बाद 7-8 महीने से आप बिल्डर की खटखटा रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, अथॉरिटी को ईमेल लिख रहे हैं, धरना करने की कोशिश करते हैं रोड पे, तो अथॉरिटी, एसपी, पुलिस आपको वो भी अलाउ नहीं करते। पीसफुल प्रोटेस्ट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। देन वेयर डू वी बायर्स गो? 7 महीने से बिल्डर्स को ईमेल लिख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। 7 महीने से बिल्डर्स को, एक मिनट, ये लोग, आप पूर्व अध्यक्ष क्रेडाई के, आप प्रेजेंट अध्यक्ष के रहे, ये सब जवाब देंगे? मैं सुनना चाहता हूं खाली। हाँ प्लीज, अगर माइक एक दूसरे को पास कर दें। हाँ, जी है उनके पास। मैंने एक प्रोजेक्ट में मई 2010 में 20 लाख रुपए में घर बुक कराया। अनिल जी के गौर के प्रोजेक्ट के बराबर में एक प्रोजेक्ट है, बहुत फेमस बिल्डर है नोएडा एक्सटेंशन में। 20 लाख रुपए में मैंने बुक कराया। आज 5 साल हो गए हैं, मुझे अब जाके पोजेशन लेटर आया है और वो आया है, उसमें मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है। मैंने 20 लाख रुपए में बुक कराया, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट वो मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। वो 10 लाख रुपए मैं कहां से दूं? क्रेडाई को हम मेल लिखते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। क्रेडाई ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो दी है, क्योंकि इन्होंने एक एमओएम बनाया था 2012 में, जिसमें साफ बोला गया था कि जो लिटिगेशन हुए हैं वो बिल्डर सफर करेंगे, उनको बायर पे पास ऑन नहीं करेंगे। इसके बारे में एक और प्रश्न लूंगा। हाँ, उनके बगल में आप बैठे सर, एक पॉइंट पर जवाब लूंगा मैं इस पैनल से। हाँ, तो सर मेरे पास ऑफर ऑपोजिशन आया है, राइट। अभी वो घर अगर मैं जाता हूं देखता हूं तो वो अभी भी तैयार होकर बना नहीं है, बट ऑफर लेटर दे दिया है, ऑफर ऑपोजिशन इंक्रीज्ड अमाउंट दे दिया है उसमें। नोएडा एक्सटेंशन में ही है प्रोजेक्ट, और उसके बाद इंक्रीज अमाउंट है, प्लस जब हम बोलते हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहाँ है तो कोई जवाब नहीं है। अथॉरिटी के पास जाते हैं, क्रेडाई के पास जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक है। सबसे पहले ज्यादातर लोगों की आवाज, मनोज जी यहां पर ये कह रही है, अनिल जी यहां पर ये कह रही है कि अभी आपने कहा कि आपने 1400 मामले सुलझा दिए, वो कह रहे हैं आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। अतीत की समस्या में हम इस हिस्से में बात कर रहे हैं। इसका अभियान जी, मैं एक कह रहा हूं, इनकी समस्याओं से हम लोग अवगत हैं। हाँ। और ऐसा बात नहीं कि इनकी समस्याएं भी जेन्युइन नहीं है। हाँ, देश की समस्याओं से मैं भी अवगत नहीं, इनकी समस्याएं, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। जब हम लोगों ने नोएडा एक्सटेंशन में सभी कई डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो क्रेडाई के माध्यम से हम लोगों ने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया था। कैसे प्रोटेक्ट किया था? क्योंकि उस समय हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि ये क्या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। न उसमें कंज्यूमर की गलती थी, न डेवलपर की गलती थी, वो लैंड एक्विजिशन का मसला था। 2 साल कोर्ट में चला। इन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया और हम लोगों ने क्रेडाई के माध्यम से ये उस समय निर्णय लिया था कि आप लोगों के लिए जो बेहतर हो, पेमेंट सुविधा हो, कहीं आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो, जो लैंड एक्विजिशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको भी हम लोग काफी हद तक बियर किए, कर भी रहे हैं। अब जैसे आपकी जो ये इंडिविजुअल समस्या है, किसी डेवलपर से रिलेटेड हो, हम लोगों से रिलेटेड हो, तो आप इस पर बोल सकते हैं। भी तो क्रेडाई को कोई ऐसा मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। मनोज भाई, हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं। मैं मनोज जी से भी एक पूछा, वो सरल बात में ये कह रहे हैं कि आप क्रेडाई बनाकर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मनोज जी, मैं इस फोरम पे आज आपको कह रहा हूं, जिनकी समस्या है डिसऑनेस्ट है, वो आपकी इस दलील को नहीं मान रहे हैं कि अथॉरिटी और सिस्टम की समस्या। हमें आज अपनी समस्या, मैंने शुरुआत ही यही कही थी कि हम अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं, और छवि सुधरेगी आप लोगों के माध्यम से, जब आपकी समस्या सॉल्व होगी। आज मैं इस माध्यम से दोबारा बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन थे, आप क्रेडाई की वेबसाइट पे जाके, क्या आपने वहां पर, क्योंकि देन एंड देयर आपको कॉल है, क्योंकि वहां हम हेड नहीं कर रहे उसको, वो कह रहे हैं ईमेल किया आपको। नहीं, आपको कॉल आई, आपको डेट मिली हो, क्योंकि उसको एक एक्सेस हेड कर रहे हैं, उसको कोई डेवलपर हेड नहीं कर रहा। उसमें पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट की। सर पूरा ग्रुप है, सब लोग इकट्ठे। क्यों कम, अगर चलो आज मैं इन्वाइट करता हूँ, आज इन्वाइट करता हूँ आपको दोबारा से, आप करिए, आप करो, और आपको मैं बुलाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं, मैं आपके तरफ हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बचा के आपके लोगों के लिए रखूंगा। आप जब चाहेंगे इस कार्यक्रम को लोड कर दिएगा
नहीं, मैं एक अभिज्ञान जी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी एक बात सुनें। मुझे याद है कि कई हमारे 500 बायर्स थे, कंज्यूमर थे, जिनके फ्लैट लोगों ने कैंसिल कर दिए थे क्योंकि लो रेट पे बुक था। हमने एक एक बायर से इंडिविजुअली, उस समय प्रेसिडेंट मैं था, अभी मनोज है, हमने एक एक बायर से 20-20, 40-40 बार पर्सनल मीटिंग की है और हमने उसको रिवाइव किया है। कई शायद आप उसमें उनमें से होंगे। तो एक मिनट, अतीत की समस्या पर हमारा रमेश जी फिर कैसे करें, क्योंकि सारा ये जो बैकलॉग है, ये जो दर्द है, ये अतीत से जुड़ा है। भविष्य की तरफ हम देख रहे, जब मैं सुमित की बात से, आप लोगों की बहुत सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूं, उस समस्या का भी समाधान कैसे करें? देखिए, इनको क्या फर्क पड़ता है नया एक्ट आए या ना आए? ये तो ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा घर कैसे मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो इस पूरे मसले पे जो फास्ट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए था, फास्ट ट्रैक रीएड्रेसल का जो सिस्टम जो होना चाहिए था, वो सिस्टम को कभी ठीक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की गई, ईमानदारी से कोशिश नहीं की गई। इसलिए बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि हर 10 में से 5 लोगों के पास किसी न किसी तरह की समस्या होगी। तो एक फास्ट ट्रैक का जो सिस्टम जो हो सकता था, नंबर 1, उसको रिजॉल्व किया जाना था। दूसरा, मुझे लगता है कि कई बार जो नए एक्ट में जिसका प्रावधान किया गया है कि आपको अपनी सारी योजनाओं को डे 1 से ही ओपन करना पड़ेगा, इवन वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा और सारी चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना पड़ेगा। सुमित जी, जो अतीत की समस्या, उसका समाधान? अतीत की समस्या का समाधान है कि जैसे गौर साहब बता रहे हैं कि अब 2 साल आगे अपनी छवि सुधारेंगे। ये काम 2012 में अगर छवि सुधारने का शुरू किया होता तो आज तक छवि सुधर चुकी होती। 2012 तक कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी सर। आज नहीं, क्रेडाई तो तभी भी थी ना, कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। सुमित जी को सुन ले, फिर मैं आऊंगा। अनिल जी जरूर आऊंगा आपके पास। अभी क्या समस्या एक और है, जब बुक कराया था तो 6000 फ्लैट थे, 1.75 एफआर था। एक साल बाद पता लगा 2.75 हो गया, 6 की जगह 7000 फ्लैट हो गए, उनको बनने में टाइम लगेगा। तीसरा साल आया तो 2.75 की जगह 3.5 हो गया, अभी 8000 फ्लैट हो। वही सोसाइटी सेम 2010 में बुक कराया तो 6000 थे, अभी 8000 हो गए हैं। स्टिल वेट इज गोइंग ऑन, अभी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2011 का पोजेशन डेट निकला हुआ है और 2015 आ गया है, कोई कुछ नहीं है। अभी उम्मीद ही नहीं है कि 2 साल और भी बन जाएगा। कोई बैंकों से ठीक है, एक 9 महीने का जो 0 पीरियड था जो किसान वाला, वो ठीक है। अगर आप उसे भी ऐड करते हो तो ये तो 48 महीना लेट है। 48 महीना लेट है। मेरे यहाँ पे छोटे से ब्रेक। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, इसलिए मैंने कहा अथॉरिटी, इसमें कह रहा हूं भाई, भविष्य की तरफ आप तभी देख सकते हैं जब अतीत को सुधार लेंगे ना। आप अतीत को दफनाकर भविष्य की तरफ नहीं देख सकते, कम से कम इस तरह की समस्या में तो नहीं देख सकते। पहले और छोटे से ब्रेक, उसके बाद सीधे आएंगे अनिल जैन जी के पास, जो भारतीय जनता पार्टी को इस बहस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी राय हैं, बहुत सारी ओपिनियंस हैं जो लगातार आती रहती। अनिल जैन, हम अतीत की समस्या के समाधान के लिए, वो कह रहे हैं हम आपको भी मेल कर देंगे शिकायतें। मनोज जी कह रहे हैं कि नहीं, हम रिड्रेसल करते हैं। वो कह रहे हैं टोटली डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि आप सरकार में हैं, आपको भी राज्यों से बात करनी होगी, तो जो सिस्टम में कमजोरी है, क्या हम सिर्फ शहरीकरण की बात करते रहेंगे? इस बिल की भावना और इस बिल के मजमून को देखेंगे तो आप भी मानेंगे और सबने माना है, इसमें अतीत की समस्या का भी काफी हद तक समाधान है। इन द सेंस कि इनको जो अतीत के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको सारी चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, कितना एरिया था, कितना इन्होंने कितना पेमेंट पर देना था। जब एक बार ये कमिट होंगे सारी चीज के लिए, वो वेबसाइट पर होगा, इनके पास लॉगिंग नंबर होगा, ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकेंगे। ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये अथॉरिटी की वजह से डिले हुआ, और ये भी नहीं कह सकेंगे। तुरंत रिस्पॉन्ड होगा मनोज गौर, अनिल शर्मा जी। मेरा एक जवाब दीजिए कि सारी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस पे कोर्ट उसको स्टे करती है, उसका उसको एनजीटी रोकती है, या रेगुलेटर, आपने एक रेगुलेटर बनाया, रेगुलेटर के ऊपर कोई अपील की गुंजाइश नहीं है, ना कोई अपील की गुंजाइश है भैया। अपीलेंट अथॉरिटी का उसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है। अगर आप अरे क्या बात करें आप, इसमें पूरे बिल में विलफुली जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये इनका पैसा लगा हुआ है, मेरा पैसा लगा हुआ है। अगर रेगुलेटर ने 50% बिल्डिंग बनने के बाद
कोई रजिस्ट्रेशन एकदम कैंसिल कर दिया तो विच इज नॉट जो है इसके अंदर बिल के अंदर प्रोटेक्शन उसकी जो है होनी चाहिए। प्लस एक टाइम बाउंड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। आपने जो कहा अभी जो पुरानी समस्या है, अनिल की बातों को रख के हम करें, जो पुरानी समस्या है उसके निदान की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। ये बिल उसको कितना रिड्रेस करता है। हम लोग का कहना है कि कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स हैं जो पुरानी समस्याओं को कॉम्प्लिकेट करता है, उस कॉम्प्लिकेशन को इसमें और क्लेरिफाई, इसको थ्रेडवेयर क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, ना कि एक मतलब एक सेंटेंस में या 2-4 सेंटेंस में कि भाई अगर आपको क्या इस बात से, मैं सीधा प्रश्न पूछूंगा क्योंकि फिर मैं बार बार जिक्र करता हूं पावर, एग्रीकल्चर, इस पर मैं बहुत काम करता हूं, रेगुलेटर्स की भूमिका पर बड़ा प्रश्न रहा है। क्या आपको लगता है, अनिल शर्मा जी साफ उत्तर दीजिएगा, कि इस यथास्थिति में रेगुलेटर को जरूरत से ज्यादा ताकत दी जा रही है? मनोज गौड़, इसमें रेगुलेटर को जो है ताकत दी जा रही है, लेकिन उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, केवल वो एक अच्छा कंज्यूमर कोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब आप रिस्पॉन्ड करिए, अथॉरिटी को कवर नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। एक बार एक तो जो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके साथ ही है ये ट्रिब्यूनल है कि अगर अथॉरिटी के बारे में कोई बात कहनी है तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। थोड़ा सा हटके मेरी समझिए इस बात को, मैं कहना जो चाह रहा हूं कि इसमें इनकी समस्या का भी समाधान हो सकता है। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, इसमें जैसे इनको ये दिक्कत आ रही है, आज अभी बिल जारी हुआ है, अभी बिल बना नहीं है, अभी तो कैबिनेट से पास हुआ है। आप एडवाइजरी काउंसिल में आप अपनी क्रेडाई की तरफ से, बिल्डर्स गिल्ड की तरफ से आप अपने सजेशंस दीजिए कि अथॉरिटी जो सरकार बनाने वाली है, 1 साल में जो स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें अपनी नॉर्म्स देने वाले हैं उसमें इसको ऐड करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप इनको रेगुलेट करिए, कोई एतराज नहीं। इनके लिए, एक मिनट, इनके लिए जो कंज्यूमर है फिर उसके लिए रेड्रेसल का क्या सिस्टम होगा? जैसे मान लीजिए ये अपनी शिकायत क्रेडाई नहीं सुन रही है, ये अथॉरिटी पे पहुंचे, ठीक यही कह रहे हैं ना आप? अथॉरिटी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी नहीं सुनती है रेगुलेटर के पास, उसके बाद आप ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, अगर वो भी नहीं सुना तो ये कहां जा रहे हैं? मैं बताऊं इसमें, बताइए। जो पूरे देश का कानून सिस्टम है, आप उसको समझ लीजिए, कोई ये अलग से देश का कानून नहीं बनने वाला है। अगर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इनकी बात नहीं सुनती तो ये ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं जो इस बिल में है। तीसरा, फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। यही सिस्टम है हर जगह कोर्ट में, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी इनको नहीं सुनेगी, अगर नहीं सुनती है तो ट्रिब्यूनल के पास। अंग्रेजी का जुमला है अनिल जी, आप भी जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट अगर किसी को अधिकार समय पे नहीं मिले तो उसके लिए टाइम बाउंड है, विज्ञान की टाइम बाउंड है। कहूंगी आप इसमें बिल में क्या डिफरेंस है? पहले भी कोर्ट जा सकते थे, आज भी जा सकते हैं, धोखाधड़ी के लिए 420 आज भी है, लेकिन हमें क्या फायदा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ, अब समझाइए आपकी बात, पहले में और अभी में या कानून में फर्क क्या है, समझाइए। ये जो रेरा आ रहा है, इसका फायदा ये है कि बिल्डर्स जब इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बिल्डर ना तो ये अथॉरिटी के ऊपर टाल पाएंगे, ना कंज्यूमर के ऊपर टाल पाएंगे, ये किसी के ऊपर, इनकी भी रेपुटेशन संभालने का काम इसमें होगा, क्योंकि डे 1 से इनको पूरा डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि इतना एरिया मिलने वाला है, इतना कारपेट एरिया है, सुपर एरिया, कारपेट एरिया की बंगलिंग नहीं होगी। एक मिनट सुन लीजिए, और एक्स्ट्रा जो आपका एस्केलेशन है, प्राइस एस्केलेशन कितना नॉर्म्स के अंतर्गत है उतना होगा। आप जो कह रहे हैं कि अब 20 लाख की जगह अब 30 लाख दीजिए, 10 लाख कहां से लाएं, ये चीज नहीं कर पाएंगे। चले रहो यहां पर एक ब्रेक, ये टेलीविजन का कार्यक्रम, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आऊंगा आपके पास बिल्कुल कम, इसीलिए मैं कह रहा हूं वापस मेरा एक ही मसला है, अतीत फिर कैसे हम वर्तमान में तय कर रहे हैं, इसी पर इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आऊंगा। नौजवान कुछ पूछना चाहते हैं, इन्हीं से शुरुआत करेंगे। तो जैसे रमेश जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक उपलब्धता जो है वो बहुत, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अभी भी समस्या यही है कि भविष्य का बिल बने। आऊंगा हाँ, एक ही कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा आपसे जैन साहब से ये सवाल है सर, आपने सारी चीजें तो रेगुलेट कर दी, बट सबसे बड़ी पावर बिल्डर के हाथ में आज भी दी है कि वो किस तरीके से बायर की जेब से पैसे निकाले। CLP प्लान, कन्वेंशन प्लान, आज की तारीख में CLP में ये बिल्डर्स 40% पैसा हमसे बिना कुछ करे ले लेते हैं, 50% ले लेते हैं, उसके बाद ये बनाना शुरू करते बना रहे हैं हम। आप बिल्डर निर्माण में क्यों लगे? बैंक के लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा। निर्माण में लगे हैं नहीं सर, बैंक का आरबीआई सर मेरा सवाल ये सिंपल आपसे है कि आरबीआई रेट कट करती है तब बैंक लोन का रेट कम करता है। हम EMI दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं,
आपका उसके बाद बैंक के दर्द सारे है, डॉक्यूमेंट इसको समझिए। तो बैंक मैंने पिछली बार अनिल शर्मा जी को याद होगा, मैंने एक कार्यक्रम में यही कहा था कि भाई ये कब तक चलेगा, फरीदाबाद में प्रोजेक्ट बनना, यूरोप की तस्वीर लगा के बेचते, नाम हमेशा इटालियन होते हैं। जज्जर में फ्लैट बनना है और आप किसी यूरोपियन कंट्री की तस्वीर वहां दिखाते हैं कि आप गोरे ले रहे हैं। आपने बैंक को कहां रखा है इसमें? बैंक सर हम लोन वाले हैं, 90% जनता लोन ले रही है, आप बैंक को लाओ। उनको जवाब बायर को भी जो एजुकेट होने की जरूरत है। हम कितने फॉर्म पे बता चुके हैं कि आंख बंद करके फ्लैट मत लीजिए। सर हम अपनी एजुकेशन पूरी नहीं आप देखिए कि भाई लैंड के क्लियर है या नहीं है, नक्शे पास है या नहीं है, साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और सबसे बड़ी बात बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जितना ट्रैक रिकॉर्ड देख के हमने जिन लोगों ने भी फ्लैट लिए ना, वो सारे मारे गए। और आज जितने भी नए बिल्डर थे जिनको अपना गुडविल बनानी थी, उन्होंने फ्लैट बना के पोजीशन दे दिया। बिल्कुल समय नहीं है, 20 सेकंड में मनोज गौड़ जी अतीत की समस्या का समाधान, ताकि इनको घर में आप एक हमें मौका दें, पहले क्रेडाई के पास आए, उसके बाद जो है डेफिनेटली अतीत वाले बिल्डर्स की हम प्रायोरिटी पे जो है सुनवाई कर रहे हैं। जिनके पुराने केस हैं, हमारे मेंबर्स हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर जो भी पॉसिबल है वो हम बिल्कुल उसको करने को तैयार हैं। बिल्कुल। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, इस फोरम पे बिल तो आएगा, लागू भी होगा, शायद तब तक आप लोग घर ले चुके होंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज जो हमारी समस्या है, उन समस्याओं के लिए आप जो हमारा फोरम है उसको जरूर कोशिश करना चाहिए, और हम लोगों ने उसको ट्राई किया है, हम लोगों ने उसको रिजॉल्व किया है, सॉर्ट आउट भी किया। आप करा के दीजिए इनको, आप सब लोगों को वापस आमंत्रित करूंगा इस प्रोग्राम में उनके साथ, जो मैं जबान दे रहा हूं आपको। 10 सेकंड में एक बात मैं कह रहा हूं कि आपके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें आप अपने सजेशन आज भी दे सकते हैं इस बिल से मुताल्लिक। इनकी अतीत की समस्या, इनको घर दिलाने के लिए इनकी अतीत की समस्या जब ये रजिस्टर हो जाएंगे, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान इससे हो जाएगा। सुमित जी, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। बिल्कुल ये अगर जब हो रहा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल, तो इसको पूरा कड़ाई से, क्योंकि जो आदमी 1-2 लाख रुपए की भी चोरी करता है उसको भी 3 साल का कैद होता है। यहाँ 250-300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है। क्या बिल्डर को जेल होगा? पेनल्टी और कैद दोनों के प्रावधान है। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है आज इस प्रोग्राम में। 2013 में मैंने ये विषय उठाया था, आज 2015 में मैं ये विषय उठा रहा हूं। मूलतः सबका ये कहना है कि भविष्य के हिसाब से बिल ठीक लग रहा है, बेहतरी उसमें हो सकती है, लेकिन अतीत की जो प्रॉब्लम है और बिल्डर की, जैसे वो कहना ना, क्रेडाई की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सुनने में बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्रेडाई को उस पर काम करना पड़ेगा, वो चीज नहीं बदल पा रही है। मैं हमेशा अपने विषयों के बारे में आपसे कहता हूं, कहता रहूंगा कि आज उठा रहा हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी आप सब लोगों को वापस आमंत्रित करूंगा। आप इस हिस्से में अपनी बात जो रख रहे हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये लोग उसमें सुधार करें, क्योंकि अर्बनाइजेशन, मैं जानता हूं रमेश जी उस पर बहस करना चाहते हैं, शहरीकरण सिर्फ स्मार्ट सिटी का स्लोगन देके नहीं होता, स्मार्ट सिटी की नारेबाजी से नहीं होता, शहर को शहर बनाना पड़ता है। ये था हमारा आज का मौका।